हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं ये इस बात पे कि हम जब दशाओं को देखते हैं तो वहाँ पे हमें किसी दूसरे ही भाव के स्वामी की दशा दिखाई देती है, लेकिन जब हम रिजल्ट को देख रहे हैं, खासकर रिश्तों के मामले में अगर हम बात करें, वहाँ पे हम रिजल्ट को देख रहे हैं तो चीज़ें कहीं और भी प्रभावित होती हुई नज़र आती है। तो ये क्यों होता है और इसके लिए फिर कुंडली में किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि ये जातिका की कुंडली है और इस समय तात्कालिक स्थिति में बात करें तो दशा चल रही है राहु की महादशा में, शुक्र की अंतरदशा, फिर शुक्र का प्रत्यंतर और उसी में राहु का चौथे स्टेट पे दशा का प्रभाव है। लगन कुंडली में अगर देखें तो जन्म की जो कुंडली थी उस कुंडली के लिहाज से राहु की मौजूदगी लगन में है, शुक्र की मौजूदगी 12वें भाव पर है और कहीं ना कहीं से हम ये कह सकते हैं कि जब ये दशा चले तो उस समय अवधि में राहु की महादशा आपके शरीर के ऊपर, क्योंकि लगन है, फर्स्ट हाउस है, उसको प्रभावित कर सकती है क्योंकि उसका स्वामी चंद्रमा छठे भाव में गया, बीमारी की तरफ गया है। शुक्र को देखा जाए तो राहु से 12वें बैठा है, तो राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा किसी न किसी बात की चिंताओं को दिखाएगी। तो पहली कंडीशन, राहु जो कि लगन पे बैठा है यानी कि स्वयं के साथ कुछ चीज़ें होंगी, और शुक्र 12वें बैठा है तो चिंताओं के भाव में भी बैठा है, साथ ही साथ राहु से, महादशा के स्वामी से भी 12वें बैठा है, इसलिए उसकी अंतरदशाओं में चिंताओं का बना रहना भी लाजमी है। अब चिंताओं का बना रहना लाजमी है तो किन चीज़ों को लेकर चिंताओं को दर्शाएगा। पहली कंडीशन है 4th हाउस का स्वामी है तो वो जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन के सुखों को, इन चीज़ों को लेकर चिंताएं दिखा सकता है। आपकी जो आय के स्रोत हैं, इनकम का स्वामी है वो, उनको लेकर चिंताएं दिखा सकता है। और राहु के साथ अगर चल रहा है तो राहु यानी कि भ्रम की स्थितियां हो सकती हैं, यानी असहज ही किसी चीज़ को लेकर भी सोच सोच के चिंताएं आ सकती हैं। महादशा का प्रभाव राहु के अधीन है और साथ ही साथ चौथे लेवल पर भी राहु है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल करके चंद्रमा की राशि में बैठ के वो इन प्रभावों को नेचुरली दिखा सकता है। तो ये तो हमारा एक जनरल ऊपर से ऑब्जर्वेशन बन गया कि यहाँ का स्वामी है, इसको प्रभावित करेगा, इनसे काम हो गया, और 12वें में जो गया है अंतरदशा का स्वामी, वो इन भाव का स्वामी और रिजल्ट बन जाएगा। अब जरा इसी चीज़ को रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में करके देखने की कोशिश करते हैं। तो जब ये दशा प्रभाव चल रहा है, इस समय पर पिता की जो स्वास्थ्य है वो चिंताजनक बन जा रहा है रह रहकर। अब देखिए, पिता का स्वास्थ्य चिंताजनक बन जा रहा है रह रहकर, जब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो यहाँ पर इस चीज़ को डायरेक्टली कनेक्ट कर पाना इतना आसान नहीं है। एक ही कॉम्बिनेशन आपके पास बनता है, वो ये कि सूर्य पिता का कारक ग्रह होता है और शुक्र जो है कहीं ना कहीं सूर्य के साथ चल रहा है तो कहीं उसे प्रभावित करेगा। अब जरा इसको दूसरे लिहाज से देखते हैं कि जो ये स्थिति जो है वो पिता के आयु खंड के ऊपर चुनौतियाँ बनाती हुई नजर आती है। कुंडली वही है, दशाएं जो चल रही हैं हम उसी को लगा रहे हैं, लेकिन अब हम रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। हमने यहाँ पे रिलेशन सेट किया, सबसे पहले फादर। जब हमने फादर का रिलेशन सेट किया तो हमारे को क्या यूज़ करना है, 10th और 9th हाउस, जिसको कि हम पिता के लिए देखते हैं। तो 9th हाउस को अगर हम फादर के लिए देखते हैं, यहाँ पे शुक्र जो है वो गुरु का परम शत्रु माना जाता है नैसर्गिक रूप से। तो जाहिर सी बात है कि जब भी शुक्र की महादशा या शुक्र की अंतरदशा का प्रभाव काम कर रहा होगा, उस समय अवधि में, उस कालखंड में गुरु की राशियां जहां कहीं भी आती होंगी उनको किसी न किसी रूप से प्रभाव देखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो राहु की महादशा को देखें तो राहु किसी पर्टिकुलर ग्रह से मित्र या शत्रु की बात करें तो राहु सूर्य से उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। ऐसे स्थिति में जब राहु की दशा चलती है तो पिता के साथ संबंधों में थोड़ी सी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि उसका तत्व और सूर्य के तत्व में नेचुरल टकराव रहता है। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये कि यहाँ पे जब हम शुक्र की अंतरदशा के प्रभाव को देखेंगे तो वो गुरु के यानी कि 9वें भाव को और साथ ही साथ छठे भाव को, छठे भाव का मतलब हो गया लड़ाई झगड़े की स्थितियाँ हो जाएं, कर्ज की स्थितियाँ हो जाएं, नौकरी में भी एक अहम रोल रखता है वो, तो वहाँ पर भी आपको चैलेंजेस फेस करा सकता है शुक्र अपनी ही अंतरदशाओं में, कि महादशा स्वामी राहु के साथ वो मित्रवत होता है और गुरु के साथ अगर हम देखें तो राहु की भी उतनी अच्छी नहीं बनती, शुक्र की भी उतनी अच्छी नहीं बनती। ऐसे स्थिति में
यहाँ पे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा का स्वामी सीधे सीधे गुरु के शत्रुओं के रूप में देखा जा सकता है और वो अपने प्रभाव को गुरु के अगेंस्ट देने की क्षमता रखता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जिस समय अवधि में हम ये चर्चाएं कर रहे हैं, इस समय अवधि में महादशा का स्वामी वो नवम भाव के ऊपर से गोचर कर रहा है, इसलिए आज के कालखंड में, आज जब जिस समय ये दशा चल रही है उस समय ये ग्रह नौवें भाव को प्रभावित कर रहा है। इसलिए सीधा एक अल्टीमेटम हमारे सामने आता है कि नवम भाव के ऊपर भी महादशा अपना प्रभाव दिखा रही है, यानी कि पिता के साथ की चीज़ों में भी अपना प्रभाव दिखा रही है। अब जरा ध्यान से देखें तो शुक्र की एक राशि जो कि मूल त्रिकोण है वो इस नवम भाव से कहीं ना कहीं अष्टम है, यहाँ से 7 घर आगे हुआ तीसरा भाव और यहाँ से 8 घर आगे हुआ चौथा भाव। तो जब चौथे भाव के स्वामी की दशा चल रही है, मेरे स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि चौथे भाव का स्वामी की दशा चल पड़े तो सभी के पिता के स्वास्थ्य में ऐसे ही रिस्क आएगा। ये स्टेटमेंट कहना मेरे लिए गलत होगा, इस पर ध्यान रखिए। शुक्र की महादशा या अंतरदशा पड़ जाए, इन दोनों में ही वो ग्रह कहीं ना कहीं अपनी रिजल्ट दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। उस समय अवधि में वो सबसे पहली बड़ी दुश्मनी किससे निपटाने की कोशिश करेगा, तो गुरु से करेगा, नैसर्गिक शत्रु जो है उससे करेगा। और यहाँ पे नैसर्गिक शत्रु की राशि जो है वो पड़ रही है नवम भाव में, वो पड़ रही है कहीं ना कहीं छठे भाव में। तो प्रभाव आपके नौकरी स्टेटस के साथ भी करेगा प्लस आपके फादर के साथ भी करेगा। तो यहाँ पर ये जो अष्टम का स्वामी रहेगा किसके कंटेक्स्ट में, पिता के कंटेक्स्ट में, सबके लिए रहेगा। यहाँ से ये चौथे घर का स्वामी किसी की भी कुंडली हो, वहाँ पे चौथे घर का स्वामी जो होगा वो हमेशा ही नौवें घर से अष्टम ही गिना जाएगा। ठीक है, ऐसे स्थिति में हम ये स्टेटमेंट नहीं एकदम से कह सकते कि सबके पिता के आयुखंड समाप्त ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। कठोर ग्रह हो, शनि यहाँ का स्वामी बनता हो, सूर्य यहाँ का बनता हो, तो उस स्थिति में एक अलग बात हो सकती है। यहाँ पे सौम्य ग्रह है शुक्र, यहाँ का स्वामी भी सौम्य ग्रह है गुरु, इनकी आपस में नहीं बन रही, तो ये सौम्यता से चीज़ों को लेकर टकराव देंगे। लेकिन अष्टम भाव जो होगा वो पिता के लिए आयुखंड की स्थिति को दर्शाएगा और वही चौथा भाव 9th हाउस से अष्टम है, इसीलिए कहीं ना कहीं फादर के लॉन्गेविटी को इनडायरेक्टली हिट कर रहा है। दूसरी चीज़ है कि सूर्य पिता का कारक होता है, तो उस कारक भाव के ऊपर राहु की मौजूदगी इस समय गोचर में चल रही है। ये कंडीशन भी कहीं ना कहीं इसी बात की तरफ इशारा करती हुई नजर आती है कि महादशा और साथ साथ आपके चौथे लेवल पे जो दशा है उसका संबंध आपके नवम भाव से है। तो नवम भाव से होने के कारण विदेश हुआ, हायर लर्निंग हुई या पिता हुआ, उनको प्रभावित कर रहा है। अंतरदशा का स्वामी क्योंकि पिता के आयु खंड वाले भाव से जुड़ रहा है, इसलिए वहाँ पे हॉस्पिटल्स और नए नए चैलेंजेस दिखाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि शुक्र यहाँ पे सूर्य को भी साथ में लेके बैठा है जो कि पिता का कारक ग्रह होता है। ऐसे स्थिति में भाव स्वामित्व के दम पे नवम से दुश्मनी, नंबर 1 गुरु और शुक्र से मित्रता नहीं, ये नंबर 2। नंबर 3 कि वो उस ग्रह को भी साथ में लेके बैठा है जो कि किसी पर्टिकुलर का कारक होता है। ऐसे स्थिति में हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अकेला वो ग्रह भाव से शत्रुता लेके चलता है, साथ ही साथ जो कारक है उसको भी प्रभावित करते हुए चलता है। इसीलिए इस अवधि के अंदर पिता के स्वास्थ्य में भी चुनौतियां उत्पन्न हो जाना ये लाजमी है। 2 मेन फैक्टर्स हैं जो कि आज की तात्कालिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं। पहली चीज़, महादशा जो चल रही है वो महादशा का स्वामी उस भाव को प्रभावित कर रहा है। अगर ये महादशा का स्वामी इस भाव को प्रभावित नहीं करता तो वो जिस भाव को प्रभावित करता वहाँ से लेकर फिर चर्चाएँ चल रही होती। ठीक है, पहली कंडीशन, क्योंकि आज की स्थिति में ग्रह यहाँ से बैठ के चलेगा उसको ध्यान पर रखना। दूसरी बात है, शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं आज की तारीख में वो इस चौथे भाव से चल रहा है, और शुक्र जब इस चौथे भाव से चल रहा है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि हाँ थोड़ी सी एक चांस है लॉन्गेविटी को देने का। क्यों? क्योंकि दिशा बली है यहाँ पे शुक्र, और ये जो दिशा बली शुक्र है वो कहीं ना कहीं पिता के आयु स्थान का स्वामी होकर वहीं पे मौजूद है। ऐसे स्थिति में वो थोड़ा सा परेशानियों के बीच भी आयु के खंड को बैलेंस करने की कोशिश करता रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जो चीज़ें हैं वो इसी कंटेक्स्ट में देखनी पड़ती हैं कि जब हम एक व्यक्ति की कुंडली को देख रहे हैं वो एक अलग कंटेक्स्ट है। व्यक्ति के साथ हमें क्या होता हुआ दिख रहा है, इसके ऊपर असर, फिर यहाँ पे असर, फिर यहाँ पे असर, और इसके साथ, ये तो हमने व्यक्ति के लिए देख लिया। लेकिन हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी और के साथ किसी ना किसी रूप में जुड़ा है। कोई माता है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई बहन है ना। तो बहुत सारे रिश्ते हैं जो इन 12 भाव में। तो जब कोई पर्टिकुलर दशाएं चलेंगी तो वो पर्टिकुलर दशा जिस भी भाव से चल रही होगी वहाँ से देखना पड़ेगा 6, 8, 12 कहाँ खड़ा हो रहा है। जैसे कि
शुक्र की ही दशा को हमने अभी चौथे घर से यहाँ पे 9th के कंटेक्स्ट में देखा है, ठीक है। अब इसी शुक्र की दशा में हम ये भी कह सकते हैं कि बड़े भाई बहनों से संबंधित कोई चीज़ें हो रही हैं। इसी शुक्र को अगर हम इस पर्टिकुलर हाउस के कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश करें तो ये वाला जो भाव है ये कहाँ से अष्टम बनेगा, ये अष्टम बनेगा आपके चौथे भाव से, ठीक है। तो जब ये चौथे भाव से अष्टम बनेगा तो घर के अंदर के एनवायरनमेंट को लेकर भी अचानक की चीज़ें खड़ी हो सकती हैं। यहाँ पर शुक्र माता के भाव का स्वामी होकर माता की लॉन्गेविटी को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। एक तरफ से यहाँ पे गुरु की राशि को प्रभावित कर रहा है, यहाँ पे राशि रख के अगर ये चल रहा है तो माता के साथ और प्रॉपर्टी या अंदर की फैमिली को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज ओवर आ जाएगा। वो कैसे? क्योंकि शुक्र ही यहाँ का भी स्वामी और यहाँ का भी स्वामी है, तो उसके पास दोनों की जिम्मेदारियाँ हैं। यहाँ के लिए वो उतना तूफान नहीं मचाएगा। यहाँ पर उसके शत्रु की राशि बैठी पड़ी, तो वो शत्रु की राशियों को ढूंढ के वहाँ के लिए क्या करेगा? चुनौतियाँ पैदा करता चला जाएगा। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। सेम कंडीशन में शुक्र के साथ वाले कॉम्बिनेशन में हम ये भी कह सकते थे कि राहु चंद्रमा के साथ कनेक्ट है एंड ऑल, लेकिन यहाँ पर शुक्र इसके साथ ही इस राशि का स्वामी होकर उसको भी मेंटेन कर रहा है, तो उसको सपोर्ट कर रहा है, जबकि गुरु को वो सपोर्ट करने की स्थिति में नहीं आता। इस कंडीशन में जो पॉइंट है वो मदर की हेल्थ से ज़्यादा फादर की हेल्थ की तरफ इफेक्ट कर रहा है। दूसरा कि इस समय की तात्कालिक कुंडली में क्योंकि महादशा स्वामी का और चौथे लेवल के स्वामी का प्रभाव इस भाव से है, तो रिजल्ट का भी इस भाव के साथ कनेक्शन ज़्यादा लाजमी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती थी, वो ये कि इन दशा प्रभावों के अंदर ये माता का घर है, तो माता के घर से ये घर कितना अच्छा है, तो वहाँ पे उनके जीवन में संघर्ष हो या फिर रोग की उत्पत्ति हो जाए, ये स्टेटमेंट्स भी दिए जा सकते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर फादर के हेल्थ पे कुछ आता है तो मदर के लिए संघर्ष तो बनेगा, थकावट और उसमें जाके हेल्थ का बनता है तो एक सेकेंडरी सिचुएशन बनती है। लेकिन इस वीडियो का मेन मकसद क्या है? तो इस बात को समझाना कि हम चीज़ों को इधर से पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, लेकिन जो भी दशाएं आपके जीवन में चलेंगी उन दशाओं में वो जिन भाव के स्वामी होंगे वहाँ से वो किसी न किसी भाव से तो 6, 8 या 12 को दर्शाएंगे। जहाँ कहीं से भी वो 6, 8, 12 को दर्शाएंगे उन चीज़ों के ऊपर चुनौतियाँ उत्पन्न होना लाजमी हो जाता है, वो नेचुरल हो जाता है। तो उस चीज़ को भी हमको साथ साथ ध्यान देना चाहिए कि हम इस व्यक्ति के लिए देख रहे हैं, इस लगन के लिए देख रहे हैं, लेकिन वो भाव जो है उस लगन से सुख है, उस व्यक्ति के लिए सुख हो सकता है, पर वही भाव किसी और भाव से जब 6, 8, 12 होगा तो उस व्यक्ति को उस पर्टिकुलर चीज़ से साथ संघर्ष की स्थितियाँ, चुनौतियाँ, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मान लीजिए किसी कुंडली के अंदर हम कहते हैं कि सप्तमेश की दशा चल रही है, सप्तमेश की दशा अगर कुंडली में चल रही है तो सप्तम भाव कहीं से तो छठा है और कहीं से तो 8वां है, तो ये छठा हो जाता है आपका कहाँ पर? सेकंड हाउस के लिए। तो फैमिली और कुटुंब के अंदर की चुनौतियों को उत्पन्न कर देता है कभी कभी सप्तमेश की दशा चलना। अब ये अपने रूप अलग अलग तरीके से धारण कर सकता है। कभी कभी व्यापार में आने वाली चुनौतियाँ संचित धन को प्रभावित करती है, कभी वैवाहिक जीवन के कारण आपका जो कुटुंब वाला हिस्सा है वो प्रभावित हो जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे सप्तम का जो कॉम्बिनेशन एक्टिव हुआ तो इसकी वजह से आपका जो 12th हाउस है वो बेडरूम के लिए भी देखते हैं, वो खर्चों के लिए भी देखते हैं, वहाँ पर भी संघर्ष खड़े होने की संभावनाएं बन जाया करती है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं कि पर्टिकुलर ग्रह की दशा तो चल रही है लेकिन चुनौतियाँ कभी कहीं और किसी हिस्से में देखने को मिल रही हैं, तो ये देख लीजिएगा कि जिस हिस्से में चुनौतियाँ दिखाई दे रही हैं वो क्या उस पर्टिकुलर हाउस से 6, 8, 12 है, ये नंबर 1 देखिएगा। दूसरा इस बात को देखिएगा कि क्या वहाँ से उस पर्टिकुलर हाउस का स्वामी उसका फ्रेंड है या डेडली एनिमी है। मान लीजिए यहाँ पे हम शनि को देखें तो यहाँ शनि और ये बुध की राशि का प्रभाव जो है ये मित्रवत होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ का प्रभाव जो होगा ये कठोर शत्रुवत हो जाएगा। तो ऐसी चुनौतियाँ जो हैं वो इस हाउस से कम इस हाउस पे ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि उन ग्रहों के आपस में नैसर्गिक रिश्ते जो हैं दशा पड़ने पर हर ग्रह अपने अपोजिट प्लैनेट के साथ कहीं ना कहीं अपना हिसाब किताब बराबर आवश्यक रूप से करेगा। इसलिए ये बात मान के चलते हैं हम, गुरु की दशा चल रही है तो शुक्र की जहाँ जहाँ राशियाँ पड़ी हैं वहाँ चुनौतियाँ आ रही होंगी। शनि की दशा जीवन में पड़ रही है तो जहाँ जहाँ सूर्य की राशियाँ आ रही होंगी वहाँ चुनौतियाँ आ रही होंगी। जब सूर्य की दशा पड़ेगी तो शनि की राशियाँ जहाँ आ रही होंगी वहाँ चुनौतियाँ आ जाएंगी। मंगल की दशा पड़ रही होगी तो बुध की राशियाँ जहाँ आ रही होंगी वहाँ चुनौती होंगी। बुध की दशाएं चल रही होंगी तो मंगल की राशियाँ जहाँ आ रही होंगी वहाँ पे भी चुनौती देखने को मिलती है। सूर्य को लेकर राहु का भी वही प्रभाव है, तो सूर्य की दशा में फिर राशि स्वामी और उनके वजह से चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन कारक तत्व के रूप से जब राहु चलता है तो सूर्य के कारक तत्वों को प्रभावित करने लगता है। ध्यान रखिएगा, जब राहु चलेगा तो सूर्य जहाँ आत्मसम्मान सम्मान की बात करता है, जब राहु की दशाएं चलती हैं तो कई बार देखने को मिलता है कि सम्मान आत्मसम्मान के ऊपर चोट पे चोट पड़ती रहती है।
तो ये कारक तत्व प्रभाव है, उनके साथ चीज़ों को आपको मैच करके समझना पड़ता है कि भाई दशा ये चल रही है और इसका जो प्लैनेट अपोजिट है वो किस नेचर का है, वो उसको हिट इनडायरेक्टली करते हुए निकल जाता है। भले आपके कुंडलियों में वो संबंध हो या वो संबंध ना हो, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दशाओं में जो कारक तत्व प्रभाव है वो हमेशा ही किसी न किसी रूप में कार्य करते हुए नजर आते हैं। दशाओं को यूज़ करते समय इन छोटी बातों को भी ध्यान देंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये एरिया पे भी इफेक्ट आ रहा है और इस वजह से इन एरिया को भी इनडायरेक्टली प्रभावित करते हुए चलेगा। अगर किसी कुंडली के अंदर 11वें भाव की स्वामी की दशा चल रही है तो 11वें भाव की स्वामी की दशा जो होगी वो कहीं ना कहीं संतान भाव से देखें तो सप्तम है, वहाँ पे चुनौतियाँ उत्पन्न करती हुई नजर आएंगी। प्लस वो पर्टिकुलर चीज़ छठे भाव के लिहाज से देखेंगे तो वो हो जाएगा 6 घर आगे, और वही चीज़ जब आप देखोगे कि 11th हाउस की दशा चल रही है तो वो कहाँ के लिए गड़बड़ है, वो गड़बड़ है 4th हाउस के लिए। तो जो 4th हाउस के लिए ऐसा है तो वहाँ पे अगर उनका आपस में संबंध ठीक नहीं हुआ, ऐसे स्थिति में माता की आयु के स्वामी की दशा चल रही है, माता के ऊपर प्रभाव आना लाजिम हो जाएगा। किस कंटेक्स्ट को देख रहे हैं ये भी ध्यान से समझ लीजिए। अगर यहाँ का स्वामी शत्रु बन गया तो वो इसको निपटा देगा, यहाँ पे इसका स्वामी इसके स्वामी शत्रु बन रहा है तो इसको निपटा रहा है। तो वो फ्रेंडशिप और एनिमिटी का जो कंसेप्ट हम देखते हैं वो इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डिसीजन मेकिंग में, कि किसको किस हद तक कोई ग्रह प्रभावित कर सकता है। जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली किसी उस ग्रह के साथ ही बैठा है, उसके बावजूद दशाओं में हम देखते हैं एक ग्रह की दशा चली और नतीजा किसी दूसरे हिस्से पर देखने को मिला। तो मेन कारण यही आता है, या तो ग्रहों के कारक तत्वों को प्रभावित होना पड़ेगा या फिर उनकी राशियाँ जहाँ जहाँ पड़ रही होंगी उन भावों को भी कहीं ना कहीं एक्टिव होकर प्रभावित होना पड़ता है। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो समझ में आता है कि हाँ इस लाइफ स्पैन के अंदर इतनी दशा के स्पैन में इस पर्टिकुलर चीज़ के साथ भी आपको चुनौतियाँ या खुशियों का सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद।